बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के सियासी हालात कशीदा, पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत मौजूद, खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत मौजूद। पंजाब काबीना ने भी हल्फ उठा लिया है, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ऑलरेडी हल्फ उठा चुकी है। मामलात कशीदा इसलिए हैं कि यहाँ माहौल ऐसा बन गया है, कल ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद कि ये तासुर दिया जा रहा है कि इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है वो स्कोर सेटलिंग कर रही है। यानी फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी एक सियासी गिरफ्तारी है, गो के उनकी अरेस्ट जो हुई और जो उनको अरेस्ट किया गया वो ख़ास तौर पर इस बात के नतीजे में सामने आया कि जब उन्होंने एक प्रेस टॉक की जिसमें उन्होंने धमकी दी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में एक एफआईआर दर्ज हुई थाना कोहसार इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और वो अब 2 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर हैं। कल उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर तो सियासी माहौल यही होना चाहिए, बाय द बुक हर चीज़ चलनी चाहिए कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाएं जहां असेंबलियां तहलील हुई हैं। लेकिन ये बातें क्यों सुनने में आ रही हैं कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, और ये बात किसी ड्राइंग रूम के अंदर नहीं हो रही, किसी टॉक शो के अंदर नहीं हो रही, बल्कि ये इस वक्त की हुकूमत के ज़िम्मेदारान कर रहे हैं। जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब ने कुछ दिन पहले, ग़ालिबन पिछले हफ्ते में कहा था कि इलेक्शन के लिए मियाद 3 महीने है, लेकिन केयर टेकर की मियाद 3 महीने नहीं है। अब उस वक्त आर्गूमेंट ये था इसके मुखालिफ कि जनाब अगर हुकूमत जो केयर टेकर है वो इलेक्शन करवा देती है, उसके ज़रिए निगरानी हो जाती है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवा देता है तो फिर केयर टेकर का तो जवाब ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज उन्होंने इससे ज़रा सी मुख्तलिफ बात की है, लेकिन उसने बहुत से लोगों को चौंका दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को तो खासा परेशान किया है। क्या फरमा रहे थे मैडम, सुनिए। आइन की 2 शिकें होती हैं। एक शिक होती है कॉन्सिक्वेंशियल नेचर होता है उसका, जैसे ये आर्टिकल है आइन का कि अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे कि असेंबली को तोड़ दिया जाए और अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो कॉन्सिक्वेंस में 48 घंटे में खुद टूट जाएगी। अब ये जो है इलेक्शंस का कि 90 दिन के अंदर, आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा। ये बात इनको भी पता नो है, ये इन्होंने अपनी हुकूमतें तोड़ दी हैं और मेरी हुकूमत अभी कायम है। तो मैं कहता हूं कि कैसी ये मुल्क के अंदर क्या सारा साल इलेक्शन तमाशा लगा रही है इलेक्शंस का। अब जो तावील पेश की जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब ने वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कोई चीज़ अगर लिख दी जाती है तो फिर उसका कोई मकसद होता है। यानी क्या ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात पाकिस्तान के अंदर होंगे कि इंतखाबात ना हों जहाँ पर असेंबली पहले तहलील हुई है, 90 रोज़ से आगे मामला जाए। असद उमर साहब ने इसका जवाब दिया है, वो क्या फरमाते हैं ज़रा सुनिएगा। एक अनोखी लेकिन इंतहाई खतरनाक चीज हमारे सामने आई। मलिक अहमद, उनका एक अजीबो गरीब बयान सामने आया, यानी खुल्लम खुल्ला वो ऐलान कर रहे हैं कि हम आइन से बगावत करने जा रहे हैं। अगर जानते बूझते आप आइन को मजरूह करते हैं तो आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए। आर्टिकल 6 आइन का आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। फ़ारूक हबीब साहब जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक और दिलचस्प बात की है। अब पता नहीं ये बात दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन जो कहा है उसका कंटेंट बड़ा ख़तरनाक है। वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनको कोट करते हुए क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो कहते हैं कि हमारे बड़े जो है ना, हमारे बड़ों का मतलब समझ जाएं। अब आप वो कह रहे हैं जो हमारे बड़े हैं वो इलेक्शन करवाने पे तैयार नहीं है। बड़ों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जिद लगा के बैठ जाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को तो पता होगा कि बड़े कौन होते हैं। जाहिर बात है वो बड़े बहुत बड़े थे और उन बड़ों की वजह से बड़ी हुकूमत बनी और उसने बड़े बड़े काम किए और बड़े आगे अच्छे तरीके से आगे चली। वो अलहदा बात हो गई कि फिर उस हुकूमत को जो बड़ी सपोर्ट थी वो ना रही और फिर जो बड़ी हुकूमत थी वो एक कमज़ोर हुकूमत साबित हुई और धड़ाम से गिर गई, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। ये वो हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान की सियासत के जो कि आज हमारे सामने हैं। तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, पोलराइजेशन बढ़ रही है, सियासत में खींचातानी है। एक तरफ पीडीएम की हुकूमत ये कहती है कि ये जो पीटीआई के लोग हैं ये मम्मी डैडी हैं, मतलब ये एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि ये पकड़े नहीं जाते नहीं हैं तो इनके मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और ये कहते हैं जुल्म हो गया, फलान हो गया। और एक लिस्ट जारी की है PMLN ने, जिसका कोट जिसको तलात चौधरी साहब भी कर रहे थे, कि जिसमें लिखा है जी हम भूले नहीं ना भूलने देंगे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा जो कि समेत मियां नवाज शरीफ साहब के और उनकी साहबजादी मरीम नवाज शरीफ साहबा के, जो कि
जेल में रहे, जिन्होंने जेल काटी, और सबसे तवील अरसा जो है वो हमजा शहबाज शरीफ ने काटा, यानी 627 दिन। बड़ी लंबी जेल थी उनकी, और बाद में उनको फिर बेल हुई। और ये भी याद रखिए कि इलेक्शन की रात या इलेक्शन से एक रात कबल जिस तरह से हनीफ अब्बासी साहब का ANF का फ़ैसला आया, जिस तरीके से उनको वहाँ पर ज़ेर हिरासत किया गया, ये ऐसी बातें हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख में लिखी जाएंगी। बहरहाल तल्ख हकीकतें हैं, तल्ख माजी है, और तल्ख माजी क्या प्रोड्यूस कर सकता है? अच्छाई प्रोड्यूस कर सकता है सिर्फ उसी सूरत में अगर उससे कुछ सीखा जाए। लेकिन जब इस तरह की गिरफ्तारियां होंगी तो इससे तो मतलब यही निकलता है कि कुछ नहीं सीखा गया और वही मामलात आगे चल रहे हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब है। बहुत शुक्रिया आपका आज़मा बुखारी साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे भाई हैं और उन जैसा कोई भी नहीं, ज़ाहिरी बात है, ऐसा तज्जिया को कर ही नहीं सकता। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और आपने 4 नहीं बल्कि 14 चांद लगा दिए हमारे प्रोग्राम को। हमारे साथ मौजूद है जनाब शाह खावर साहब, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं, जो कानूनी मामलात हैं उनके ऊपर अपनी गिरफ्त बड़ी मजबूत रखते हैं। जो मलिक अहमद खान साहब ने कहा, मैं चाहूँगा ज़रा शाह खावर साहब उसके ऊपर बात करें और बताएं, और ख़ासतौर पर जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ, जिस तरीके से हुआ, और फिर बाद में उनके कोर्ट में पेशी के दौरान जो कुछ हुआ वो भी है। पहले जरा आज़मा बुखारी साहब मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों की नीयत ख़राब है फिर है? ये मलिक अहमद खान साहब ने जो कहा है, देखिए आप खुद माशाल्लाह वकील हैं, अल्लाह गरीक रहमत करे, आपके वालिद साहब बड़ी कदावर शख्सियत थे, बड़े बेहतरीन कानूनदान थे, हमारे उस्तादों में से थे, तो उन्होंने भी आपको बहुत कुछ सिखाया, हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन ये जो तावील पेश की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मैं तो इसलिए कहूँगा कि मलिक अहमद खान साहब की जानिब से आ रही है तो फिर ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से आ रही है, इसका कोई तुक कोई लॉजिक बनती है? और भाई 90 दिन में होना है इंतखाब, आप क्यों अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं? खामखा एक ऑलरेडी पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आप मजीद तूल दे रहे हैं पोलराइजेशन को, ये क्यों, और आपकी नीयत क्यों खराब है? बहुत शुक्रिया मुनीब, मतलब कमाल है, नीयत जो है वो आपने पढ़ ली, लेकिन इमरान खान साहब की नीयत आप नहीं पढ़ सकते। कि जो क्या आपको यकीन है कि इलेक्शन जो है वो जब भी होंगे, अगर इमरान खान साहब की मर्जी का रिजल्ट ना आया तो वो उसको कबूल कर लेंगे? मतलब उस नियत का कोई आपके पास अगर कोई है तो वो तो कॉन्सिक्वेंस है ना कि इलेक्शन होंगे तो रिजल्ट वो कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो नहीं करेंगे तो ठीक है, नहीं वो फिर भी नहीं करेंगे ना। नहीं उनके मुताबिक नहीं मुनीब, उनके मुताबिक नहीं आएंगे। 2/3 मेजॉरिटी जो वो घर पे लेके बैठे हुए हैं, अगर वो उनको ना मिली तो वो नहीं मानेंगे ना। वो पहले भी जाहिर है उनको हर एक चीज के ऊपर जो है वो पिट से आपा डालने की और जो है वो कंटेनर पे चढ़ जाने की जो है वो आदत है, तो वो नहीं मानेंगे। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए इसमें बड़ी सिंपल सी बात यह है कि ये पहले कभी नहीं हुआ जो पाकिस्तान में जो है वो इस्तीफा हुआ कि डिक्टेटर्स ने और इन लोगों ने और गैर जमहूरी तरीके से तो असम्बलियाँ टूटती रही हैं, लेकिन किसी एक डेमोक्रेटिक सेटअप, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उसके अंदर कभी इस तरह से असम्बलियाँ नहीं तोड़ी गई। और आज आपने रोना धोना सुन भी लिया है परवेज लाई साहब का, वो क्या कह रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने खुशी सेलिब्रेट किया है फवाद चौधरी के जो है वो अरेस्ट होने की, उसके बाद मेरा ख्याल है मुझसे तो सवाल आपका बनता ही नहीं। और वो कहते पहले हो जाती तो उनकी असम्बली बच जाती। आज भी मैंने वो सवाल आपसे किया आज भी चीफ सर मैं आ रही हूँ, मैं अपने पॉइंट पे आ रही हूँ। आज भी चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब का जो रहा है वो आज भी कह रहा है कि मेरी मर्जी के खिलाफ असेंबली जो है वो डिसॉल्व हुई है। और जब एक चीफ मिनिस्टर और उसके एमपीएस की मर्जी के खिलाफ जो है वो असेंबली सिर्फ एक शख्स के कहने पर डिसॉल्व हुई है, वो किस तरह से लीगल है, पहला तो ये क्वेश्चन है। लेकिन चले हो गया, जो होना था वो हो गया। उसके ऊपर जो है वो परवेज लाई साहब वक्त में जो उम्मीद है रोशनी डालते रहेंगे। लेकिन ये क्या ये इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में जो है वो मरदमशुमारी नई कराने के बारे में सीसीआई के अंदर फैसला नहीं करके गए। और 2 सूबे, अगर पंजाब और केपी सूबा है, हम पाकिस्तान एक फेडरेशन है ना, पहले तो ये मानने की बात है, तो पंजाब और केपी सूबा है तो क्या सिंध और बलोचिस्तान सूबा नहीं है? सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस का एक पार्टी ने जो है वो बिल्कुल ही, बल्कि अब तो 3 पार्टियां मिलकर वो एक पार्टी बन गई है, उन्होंने बायकॉट ही कर दिया। उन्होंने कहा हम लोकल बॉडीज का इलेक्शन नहीं लड़ते, मर्दमशुमारी नहीं होती तो हम बाकी तो वो करेंगे नहीं। अब मर्दमशुमारी के बगैर जो है वो कैसे होगा? बट आप लोग कैसे, मेरी बात सुने, मेरी बात, आप जारी बात है, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है और आ गया कि ठीक है मर्दमशुमारी का फैसला इन्होंने किया था, नहीं पे कराएंगे। आपने आज कहा है हम डिजिटल मर्दमशुमारी करेंगे, फाइन, बट सवाल ये है क्या
बगैर आपको लगता है, आपको क्या खुद भी कानूनदान है ना, कि अदालत में जाएगा ये मामला और वहां से इजाजत ली जाएगी कि जनाब ये फैसला है, ये हम कराना चाह रहे हैं, इसलिए अभी इंतखाबात नहीं हो सकते, इतना टाइम लगेगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट फिर कंपाइल होंगे, रिजल्ट सामने आएंगे, फिर इंतखाबात होंगे, ऐसा कुछ होगा आपकी नजर में? देखिए, मैं बिल्कुल इसका जवाब देती हूँ, लेकिन मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां भी होनी है। और हल्का बंदियों से पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते मुनीब साहब, कानूनी तौर पर भी नहीं हो सकते। हर इलेक्शन से पहले आपको हल्का बंदियां भी जो है वो मर्दमशुमारी के बाद करनी पड़ती हैं। अब ये यकीनन अगर ये बात कहीं पर सेटल होगी तो वो अदालत ही होगी। अभी जो असद उमर साहब का आपने स्टेटमेंट दिखाया, अभी आप देखिए ना, फवाद चौधरी साहब की जो वो FIR पे बहुत लाला लाला मची हुई है, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, ये हर एक सांस से बगावत के मुकदमे कायम करते हैं। फवाद चौधरी की जिस स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने धमकियां दी, उसकी स्टेटमेंट में अगला जुमला क्या था कि इनको जो है वो हम इनके ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज करेंगे। अब आज फिर वो बगावत का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं असद उमर साहब। इनको अपना आर्टिकल 6 भूल गया है। इनके खिलाफ तो कासिम सूरी वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कह चुका है कि हुकूमत चाहे तो आर्टिकल 6 जो है इनके ऊपर लगा दे। वो तो पता नहीं क्या हमारी शराफत, पता नहीं कहां PDM ने शराफत दिखानी है कि उन्होंने इनके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगाया, वो उल्टा हमें बता रहे हैं ये आर्टिकल 6 होने जा रहा हो। भाई, जिन्होंने पहले आर्टिकल 6 जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगाओ, वो पहले अपना जवाब तो दें। आपने जो है वो कौमी असेंबली, एक साइफर का ड्रामा जिससे आप खुद मुकर गए बाद में, उसके ऊपर आपने कौमी असेंबली तोड़ दी थी। आप तो आर्टिकल 6 के बकायदा रिकॉर्ड के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुजरिम है, और आप चले हैं दूसरों के ऊपर जो है वो बगावत के मुकदमे दर्ज करने और आर्टिकल 6 बताने। Having said that, Supreme Court of Pakistan is the only मेरा ख्याल में वो फोरम है, बट बात यह है कि फवाद चौधरी साहब क्या तशरीह जो है बगावत के मुर्तकिब हुए या नहीं हुए, आप लोग यू आर ओनिंग अप टू दैट FIR वफाकी हुकूमत की ज़ेर इंतजाम एक थाने में हुई, इस्लामाबाद पुलिस ने की, बट क्या वो, मुझे दिल पे हाथ रख के बताए ना, आप भी एक सियासी कारकुन है, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा वो आता है बगावत के जुमरे में 124A में? देखो, मैं बिल्कुल समझती हूं कि अगर जो उन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा कि उसी जुमले के आगे उन्होंने खुद बगावत की बात की है कि हम बगावत के जो है वो मुकदमे दर्ज कराएंगे, इनकी गर्दनें जो है वो फांसियों में डालेंगे। ये उन्होंने, उसके अगले जुमले ये भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या तो आईनी इदारा नहीं है, आप कह दीजिए, उनकी तौहीन भी जायज है, उनके नोटिस को जूती की नोक पर रखना भी जायज है, उनको जो है वो उनके घर वालों को धमकियां देना भी जायज है। अगर तो वो आईनी इदारा नहीं है और वो इमरान खान साहब और उनकी सारी पार्टी के लिए एक फुटबॉल है, फिर ठीक है, फिर जो मर्जी करते रहे, हमने नहीं किया ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और एक मिनट मुनीब, एक मिनट, आखिरी लाइन बोल लेने दो, और क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बार बार हमले नहीं कर सकते? आपको याद है फवाद चौधरी समेत, असद उमर समेत, इन्होंने दीवारें वो फलांगे थे, गेट फलांगे थे, ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन पे हमला फरमाने के लिए भी आए थे, इनको बाहर पुलिस ने रोका था। ये तो कई दफा जबानी तो ये रोज हमले करते हैं, आपको लगता है कि उन्हें कहना उनकी फैमिली जुमरे में आती है। आगे चलते हैं ना, ये जो नीयत की बात है भट्टी साहब, और नीयत जो है ना, वो PTI को लगता है कि जी नीयत खराब है PDM की हुकूमत की, और ये कोई मामला और जा रहा है, जबकि अज़मा बुखारी साहब ये कहती है कि नहीं, ये कानूनी बात है, लिखी पड़ी बात है, मर्दमशुमारी होनी है, फिर हल्का बंदियाँ होनी है। CCI के अंदर फैसला इमरान खान साहब करके गए थे, और जाहिर बात है ये किसी स्टेट पे अगर ये नहीं जाएंगे तो PTI ले जाएगी अदालत के अंदर, और फैसला वहाँ से होगा, इंतखाबात होने या नहीं होने। और जो फ़ारूक हबीब साहब ने कहा है कि बड़ों का ख्याल है कि इंतखाबात नहीं होने। अब बड़े तो आपको पता है कि बड़े कौन हैं, और बड़े PTI के बहुत करीब थे, साबका बड़े। तो भट्टी साहब देखिए भाईजान, पहले तो एक इस तरह करें कि ये सारे इकट्ठे बैठे एक फहरिस्त बना लें और उस फहरिस्त मुत्तफ़िक़ा तौर पर, और उस फहरिस्त पर आर्टिकल 6 लगा लें, और फिर उनको जेलों में डाल लें, और फिर उसके बाद जो बाकी बचे वो सियासतें कर लें और हुक्मरानियाँ कर लें। दूसरी बात यह है भाईजान के मैं अज़मा बुखारी साहबा के मुंह से सुन रहा हूं कि असम्बलियां तोड़ना गैर आइनी है और गैर जमहूरी है, यानी इनको उन्होंने मिलाया है फौजी आमरों के साथ। अब मैं ये तो याद दिलाना नहीं चाहता इन सारों को कि ये सब कह रहे थे कि इमरान खान एक ही आइनी रास्ता है, एक ही जमहूरी रास्ता है, एक ही पार्लिमानी रास्ता है। तुम कल असम्बलियां दोनों तोड़ो, हम कल इलेक्शन करवा देंगे, गारंटी लेते हैं इलेक्शन करवाने की। बिल्कुल ठीक, चलो ठीक है, इसको भी छोड़े। मतलब आज मैं तो समझा था कि ज़ियाउल हक जो है वो फौजी आमर है, मुझे तो आज भुट्टो भी अज़मा बुखारी साहबा के बकौल फौजी आमर ही लगा कि उसने भी साल पहले असम्बलियां तोड़ दी थी, मतलब वो भी आमर ही हुआ। दूसरी बात, दिलचस्प बात यह है भाईजान कि आज जो PDM वाले कह रहे हैं, कल ये तरीके इंसाफ वाले कह रहे थे।
आज जो तहरीक इंसाफ कह रही है कल वो पीडीएम वाले कह रहे थे, आज जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है कल वो पीडीएम के साथ हो रहा था। हमारी सियासत ने कभी कुछ नहीं सीखना। कल गद्दार, काफर, मुकदमे, गिरफ्तारियां, जेलें, अदालतें, हथकड़ियां, रिमांड, खुशी के शादियाने कुछ और बजा रहे थे। आज गद्दार, काफर, मुकदमे, गिरफ्तारियां, जेलें, हवालातें, हथकड़ियां, रिमांड, खुशी के शादियाने कुछ और बना रहे हैं। कल कोई आर्टिकल 6 जेब में डाल के और फिर रहे थे और ये रो रहे थे, हाय आर्टिकल 6 लगाया जा रहा है, काफर काफर कहा जा रहा है। आज वही आर्टिकल 6 की तलवारें लेके ये चले हुए हैं। कल आईनी अदारों के साथ कुछ और खड़े थे, आज कुछ और खड़े हैं। भाईजान बात क्या है कि $3.5 अरब रह गए आपके खजाने में। मुआशी बहरान ना हल होने वाला, सियासी नफरत तकसीम ना हल होने वाली। और मजे की बात सुने, एक तरफ धड़ाधड़ केस बन रहे हैं, दाग मिट रहे हैं, दूसरी तरफ धड़ाधड़ जो केस खत्म हो रहे हैं और दाग लग रहे हैं। इत्साब गाली, इत्साब मजाक, इत्साब जो है उससे एतबार उठता है। साहब हल क्या है? जोर इलेक्शन टाइम पे होना है कि नहीं होना? मुझे ये बताइए ना, आपने आप बताइए सर, आप बताइए ना इनकी क्या रोला है? रोला क्या है? अब मैं डेफिनेटली लग रहा है भाईजान, डेफिनेटली, क्यों नहीं, इसमें कोई शक की गुंजाइश है। अच्छा, इसमें कोई शक की गुंजाइश है कि नीयत खराब है। नीयत खराब इस वजह से है कि असम्बलियां टूट गई। आज एक जुमला बोलता जाऊं, मैंने पहले भी बोला है कि आज वक्त आने वाला है कुछ चंद माह बाद या साल बाद हम ये डिस्कस कर रहे हों कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां ला कर, कौमी असम्बली से निकल कर और सूबाई असम्बलियां तोड़कर इमरान खान तूने क्या काम कर दिया, कितना, और आज फिर तू इक़्तिदार में है। वाकई बड़ा काम था, बड़ा डेयरिंग फैसला था। या कौमी असम्बली से निकल कर सूबाई असम्बलियां तोड़कर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर इमरान खान ने एक बहुत, मतलब आपको इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आते हुए नजर आ रहे हैं भट्टी साहब, यानी कि ठा करके है जी? नहीं, मैंने दूसरा आपने आगे सुना ही नहीं। मैंने कहा कि एक ये है, दूसरा ये है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर कौमी असम्बली से निकलकर दोनों असम्बलियां तोड़कर इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया और उसकी सियासी कीमत दे रहे हैं। यानी ये बड़ा डेयरिंग है, बड़ा जुआ है कि ऐन लड़ाई के अरूज में मोर्चों से निकल आना। ये क्या कहा जा सकता है, छोड़िए, आप क्यों नहीं करवाना चाहते? आपके सवाल का जवाब 2 जुमले सिर्फ जी। वजह है, यानी मुझे पहले दिन से मैं कह रहा था कि इलेक्शन मुझे होते नजर नहीं आते और इस बदकिस्मती से मामला फिर अदालत में जाता नजर आ रहा है। ठीक है, पहले एहतसाब फिर इंतखाब नारा लग गया है। ठीक है, दहशतगर्दी का मसला है, मुआशी हालात खराब है, मर्दमशुमारी है, हल्का बंदियां हैं। वजह इमरान खान की मकबूलियत और इनकी गैर मकबूलियत, इनकी बदतरीन परफॉर्मेंस, और लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जब इलेक्शन में जाने। मतलब ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना वो इमरान खान साहब को मिली थी तो इनको भी मिलनी चाहिए, इनका ये कहना है। बट मैं शाखावर साहब के पास जाऊंगा। शाखावर साहब, ये मलिक अहमद खान साहब की बात आपने सुनी, तावील वो है जो कि कुछ अज़मा बुखारी साहब ने पेश की, भट्टी साहब ने तबरा सुनाया, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि आईनी तौर पर ये जो एक उन्होंने एक तौजीह निकाली है ना मलिक अहमद खान साहब ने, कि देखिए लिखा हुआ है 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, लेकिन अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा ये नहीं लिखा हुआ, कॉन्सिक्वेंस नहीं पता। तो सर आपको ये मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पर कीपिंग इन माइंड के डिजिटल मर्दमशुमारी होनी है, फिर हल्का बंदियां होनी है? क्या खबर साहब? देखिए मुनीब, मैं समझता हूँ कि आइन जो है वो तो बड़ा क्लियर है और आइन की पासदारी और जो है कानून की जो पासदारी है वो तो हर शहरी, हर इदारे का जो है वो फर्ज अवलीन है। जो कि अभी आपने देखा है कि जो KPK की और पंजाब की असम्बलीज जो डिसॉल्व हुई है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उसमें तो आइन बड़ा क्लियर है कि वो तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है बनेगी, वो फिर 90 दिन के अंदर अंदर दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाब होना जरूरी है। और इलेक्शन कमीशन भी इस बात का जो है वो बिल्कुल बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशनली, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इंतखाब कराने के पाबंद हैं और उसके रिजल्ट जो है वो आने हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी आइन में गुंजाइश मौजूद नहीं है कि कोई ऐसी वजह बयान की जा सके जिसकी वजह से वो मौखर कर दिए जाएं या केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसको तोसी मिल जाए। और ऐसी तोसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट भी दे सकती है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और जितनी अदालतें हैं आर्टिकल 175 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
वो वही ज्यूरिसडिक्शन अस्यूम कर सकती हैं जो उनको आइन और कानून इजाजत देता है, उसके अलावा वो नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज जरूर है, एक आइन में शिक है, आर्टिकल 254 वो ये कहती है कि आइन में अगर कोई एक मियाद मुकर्रर है किसी काम के करने की और वो उस मियाद के अंदर अगर वो सरंजाम ना पाए तो फिर अगर वो बाद में हो जाए तो वो एक्ट इनवैलिडेट नहीं हो सकता। तो गालबन मेरा ये जो तोजी दी जा रही है कि किसी चीज को जो है वो आगे किया जा सकता है, कानून में एक मुकर्रर टाइम मुकर्रर है आइन के अंदर, वो आर्टिकल 254 है। मतलब आपको लगता है कि इसके सहारे से सर जरा क्लैरिटी, क्योंकि बड़ी इंस्ट्रक्टिव बात है आवाम के लिए भी, आपको लगता है कि कोई तौजीह पेश करके कुशन निकाला जा सकता है, कीपिंग इन माइंड अगर आर्टिकल 254 को इन्वोक किया जाए, उसका सहारा लिया जाए और कोई ऐसे हालात सामने रखे जाए तो ये कुशन निकल सकता है आपके ख्याल में? देखिए, एक जरूर बात है कि देखिए खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, अगर वो इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम कर दी जाए पाकिस्तान किसी भी एक सूबे में या मुल्क के अंदर, वो भी इमरजेंसी वो वाली जिसको पार्लियामेंट ने तौसीक दी हो, तो फिर इमरजेंसी के दौरान जो है वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कौमी असेंबली जो है उसको 1 साल के लिए उसकी मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली का इसमें कोई नहीं है। जहां तक सेंसस का या मर्दमशुमारी का ताल्लुक है कि गवर्नमेंट ने जो है वो जो उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है मर्दमशुमारी का, और जब तक मर्दमशुमारी नहीं होगी, नई हल्के बंदियां नहीं होंगी, तो उस वक्त तक कोई भी इलेक्शन नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है ये बात भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अगर आप आर्टिकल 51 देखें, आर्टिकल 51 का भी सब आर्टिकल 5, तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे दर्ज है कि जो सूबों में और वफाकी दारुल हुकूमत में जो कौमी असेंबली की सीटें एलोकेट की जाएंगी वो आबादी के तनासब से की जाएंगी, और आबादी का तनासब का तयन जो है वो सेंसस से, मर्दमशुमारी से होगा। लेकिन उसके आगे प्रोवाइजो ये है कि जो, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सब आर्टिकल 5 का जो है उसमें तरमीम हुई थी, ये 2017 में हुई थी, और उसमें फिर ये लिखा गया था, इसका तो ये है कि ये जो 2018 का जो इलेक्शन होगा जी, वो 2017 की जो नोटिफाइड प्रोविजनल मर्दमशुमारी है उसकी बुनियाद पर होगा। तो इसलिए तो बड़ा वाज़ेह है कि जो भी इलेक्शन होगा, चाहे वो सूबाई असेंबली का होगा या कौमी असेंबली का होगा, वो जो लास्ट जो मर्दमशुमारी जो नोटिफाई हो चुकी है वो उसकी बुनियाद पर होगा। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इसमें कोई तौजीह में कोई वजन है कि अगर हुकूमत जो है फेडरल गवर्नमेंट नई मर्दमशुमारी का जो है वो आगाज करती है और जब तक वो मुकम्मल नहीं होती और वो नोटिफाई नहीं होती, तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें कोई वजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी कोई इजाजत नहीं है। अच्छा, मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक लेता हूँ। मैं आज़मा बुखारी साहब अभी कुछ ऐड करना चाह रही हैं, और जो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों के दरमियान है, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि वो क्या इशू है। जरा एक ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बार फिर आप खुशामदीद कहते हैं। आज़मा बुखारी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं। शाह खावर साहब ने जो गुफ्तगू की, ऑल्दो उन्होंने एक स्पेस बताई है कि आर्टिकल 254 ऑब्वियसली एक वो देता है कि अगर कोई चीज़ टाइम पे ना हो तो बाद में अगर हो तो वो वैलिडेट हो सकती है, वो इनवैलिड नहीं होती। बट देन अगेन वो आर्टिकल 51(5) की भी बात करें, आप क्या ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शाह खावर साहब के पता नहीं इल्म में है या नहीं कि ये कंटिन्यूटी है एक ही असेंबली की, और जाहिर है सिर्फ गवर्नमेंट चेंज हुई है, असेंबली वही है। और पिछले दौरे ये इमरान खान साहब के वक्त के अंदर CCI जो है वो भी एक उसकी एक बड़ी अहमियत है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। CCI के अंदर बैठकर तमाम सूबों की मंजूरी से इमरान खान साहब जो है वो अगले इलेक्शंस के लिए मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों को साइन करके उसके ऊपर ऑर्डर करके गए हुए हैं, और वो नोटिफाइड है। सो वो उसके ऊपर मर्दमशुमारी अगले इलेक्शन से पहले होनी ही होनी है, और इसके ऊपर जो है वो कोई, मैं दुरुस्त कह रहे हैं जहाँ तक शाह खावर साहब ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात की, लेकिन यहाँ
पर एक ऑलरेडी एक नोटिफाइड हुक्म मौजूद है और वो तमाम सूबों ने कंसेंसस के साथ जो है वो लिख के किया हुआ है कि ये जो है वो मरदमशुमारी भी होगी और नई हल्का बंदियां भी होंगी। और ये फिर जैसे मैंने कहा कि हम फेडरेशन में रहते हैं, यहाँ पर एक बंदे की जो है वो उसके ऊपर जो है वो बात नहीं हो सकती, तमाम सूबों ने जो है बैठकर तमाम सियासी पार्टियों ने उसके ऊपर बात करनी होती है। जहां तक भट्टी साहब की बात है, भट्टी साहब आपको पता है वो आप तो पहले ही आपने बता दिया भाई कि 414 चांद लगे प्रोग्राम में माशाल्लाह आकर, और गुफ्तगू भी वो इतनी अच्छी करते हैं कि उसके ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है बात करना। लेकिन भट्टी साहब भट्टी साहब अगर साढ़े हाथ हुंदा ना सर सुनते लवो ना, सुनते लवो ना, अगर साढ़े हाथ हुंदा ना तो 10 महीने की हुकूमत जो इस वक्त कोई बंदा बाहर ना होंदा पीटीआई का, जिस हिसाब से उन्होंने हमारे साथ किया था। और अगर वाकई हमने किसी के ऊपर सियासी इंतकाम करना होता, ये तो खुशकिस्मत लोग हैं, ये तो आसमान से उतरी हुई रूहें हैं, इनको घर बैठ के जमानतें मिल जाती हैं, इनके ऊपर कोई भी आप इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी पे बुलाएं, उनको जो है वो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं। ये तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, ये ना ज़कात का हिसाब देंगे, ना मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब देंगे, ना इन्होंने अपनी बेटी का जवाब देना है केस के अंदर। किसी केस में साइफर की जो तहकीकात जिस पर उन्होंने प्ले कर दिया मुल्क के साथ, किसी बात के ऊपर उन्होंने जवाब नहीं देना। और हम अच्छे बच्चों की तरह से फिर सिर्फ इनकी शक्लें देख रहे हैं, इनकी धमकियां सुन रहे हैं, इनकी गालियां सुन रहे हैं और हमने मुंह नीचे किया हुआ है। अगर तो वाकई जो है वो हमने सियासी इंतकाम लेने होते तो ये काम बड़ी देर का हो गया होता। हमने इंतकाम ही तो नहीं लेना, क्योंकि हमने ये सब कुछ भुगता है। हमारे सिर्फ मैं आपको याद करा दूं, मॉडल टाउन में मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग की थी जनरल काउंसिल की, और उस मीटिंग के अंदर 34 अफराद के ऊपर बगावत का मुकदमा हुआ था, समेत वजीर आजम आजाद कश्मीर, वो भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। 34 अफराद के ऊपर सिर्फ उस मीटिंग में बैठने पर बगावत का मुकदमा हुआ था। तो कौन सा जो है वो मजहब कार्ड हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ? कौन से बगावत के मुकदमे हमारे ऊपर कोरोना फैलाने से लेकर जो है वो दहशतगर्दी तक के जितने पर्चे हैं ना, वो सब हमने भुगते हुए हैं, मेरी लीडरशिप ने भुगते हुए हैं। और हमने कभी ना रोना पिटना डाला, ना हमने मजलूमियत कार्ड बखेरे, ना हमने कभी जो है वो कभी किसी को आपने रोते हुए देखा या आहो बका करते हुए देखा। सब एक ग्रेस के साथ जो है, हमें नहीं पता था कि कैसे हो रहे हैं फैसले, मियां साहब के केस के फैसले। अब तो इमरान खान ने भी बता दिया है कि मियां साहब के केस का फैसला कैसे हुआ था, हमें पता था। हमें नहीं पता था सरीना के अंदर फैसला आया, हमें लिफाफे का पता था, जीआईटी कैसे बनी थी हमें पता था। साकिब निसार साहब जो है वो बता दिया है इमरान खान साहब ने कि जनरल बाजवा साहब ने जो है वो बाजवा साहब ने क्या इतना आपने फरमा दिया। भट्टी साहब ठंड पड़ गई है, भट्टी साहब आपने सरेंडर किया, भट्टी साहब आपको ठंड पड़ गई है कानून के सामने। बुहारी साहब आप पूरा प्रोग्राम में वो फरमाती रहे। भट्टी साहब आपको ठंड पड़ गई है, देखिए इस कदर उन्होंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया आपके तमाम दलाइल का, मतलब ठंड पड़ गई भट्टी साहब? ना किसी दलील का भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। एक रटी रटाई मेरी आप लोग बैठ गए, आग खुद ही लग जाती है, मैंने क्या लगा ये नहीं, मैं उज़मा बहन का कभी भी आग नहीं लगती, मजा आता है उनके साथ बात करके। आपको नहीं कह रहा, किसी चीज का जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं किसी चीज का मैं कह रहा हूं कि जब कल आप पर गद्दारी के मुकदमे बन रहे थे, रिकॉर्ड निकाल के देखे, हम सारे कह रहे थे कि गद्दारी के फतवे ना लगाओ। कल जब आपको काफिर कहा जा रहा था तो हम कह रहे थे खुदा के लिए ये फैक्ट्रियां बंद करो। नवाज शरीफ ज्यादा मुहिब्बे वतन है मुझसे, जरदारी साहब मुहिब्बे वतन है, इमरान खान मुहिब्बे वतन है, ये बंद करो, ये इससे आगे बढ़ो। नंबर 1। नंबर 2, क्या कल जो कुछ आपके खिलाफ किया था वही आज आपके सामने है, तो बिस्मिल्लाह करते जाइए। नंबर 3, मैं जो बात मेरी उन्होंने नहीं कहा कि भुट्टो साहब आमर हो गए थे कि वो असेंबलियां तोड़ गए थे, चलो इसको भी छोड़ दें। नंबर 4, मैंने कहा था कि कल आप कह रहे थे कि इमरान खान असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन करवा देंगे, चलो इसको भी छोड़ दें। आज आप जब एक तरफ इस्लामाबाद में तोशाखाना हलाल हो जाता है और उधर दूसरी तोशाखाना हराम है, इधर धड़ाधड़ करप्शन हलाल है और उधर हराम है। इधर दूसरी बात, इधर जितने रेफरेंसेस है, आप पाक लैंड का रेफरेंस कल वो वापस हो गया। उन्होंने कहा जी नई जो दिन दिहाड़े बेशर्मी से नैब तरमीम हुई हैं, अच्छा, उनके जरिए हम ये सुन ही नहीं सकते, उधर खैर से जायज है। दूसरी बात ये है कि आपके इसाकदार साहब वजीर आजम के तियारे में आए, अल्लाह उनको वीआईपी प्रोटोकॉल, सलमान शाह आए वीआईपी प्रोटोकॉल, दामादे शहबाज शरीफ साहब आए वीआईपी प्रोटोकॉल, नवाज शरीफ साहब भी आए, उनका अपना मुल्क है,
वो भी आए, उनको भी प्रोटोकॉल मिलेगा। बात ये है कि करप्शन दोनों तरफ हराम होनी चाहिए। आप हिसाब लें इमरान खान साहब से एक एक चीज का, मानिका से हिसाब लें, पाक पतन वालों से हिसाब लें, लेकिन सिर्फ सियासत ना करें। मेरी बात सुनिए, सिर्फ सियासत ना करें, हमें सिर्फ टीवी शोज में ना बात करें। आपके पास हुकूमत है, क्यों नहीं हिसाब लेते? ठीक है, आप हिसाब लेकिन आपने गुनाह माफ करवाते हैं। बात सुन लें बुखारी साहिबा की। जी देखिए, मैं कोशिश करती हूँ याददाश्त में जितना कुछ रहेगा। मैं वैसे ना अब मुझे लगता है कि मुझे बादाम खाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे वाकई मेरी याददाश्त जो है ना वो बड़ी ख़राब है। मुझे नहीं याद कि जब हमारे खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा था तो इरशाद भट्टी साहब जो है वो कहीं गलत कह रहे थे हमारे खिलाफ। मुनीफ फारूक बताइएगा, आप मेरे साथ कई प्रोग्रामों में थे, आप नहीं आप बताएं, नहीं जहाँ रुकिएगा, ये बात भट्टी साहब कहते रहे हैं, हेलो, इस बात पे ना उलझे। कभी गद्दारी और काफिरपन पे मैंने कहा हो। अच्छा चले आगे बढ़ जाए। भट्टी साहब कोई प्रोग्राम ऐसा निकाले, मैं माफी मांग लूंगा। कोई प्रोग्राम ऐसा निकाले गद्दारी के जिसमें मैंने कहा कि लगाएं गद्दारी। भट्टी साहब मैं गद्दारी के मामलों पे आप कहते रहे, बिल्कुल ठीक है। वैसे आपका पैमाना मुस्लिम लीग नून के मुताबिक जरा बिगड़ा हुआ था, लेकिन गद्दारी के मुकदमों पे आप कहते रहे। अज़मा बुखारी साहब, आप आर्गुमेंट कंक्लूड करें। अच्छा, मेरी भट्टी साहब का ना सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है, सिर्फ इसके ऊपर जो है ना मुझे एतराज होता है। भट्टी साहब ना बात कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे की बात जो है ना उसको भी उचक लेते हैं, उसमें भी बोलने लगते हैं, बारी बारी बोल लेते हैं। भट्टी साहब, आपने जो कुछ कहा मैंने खंदा पेशानी से सुन के बर्दाश्त कर लिया। आप भी सर थोड़ा सा कर ले, मैंने तो अपनी गलती की है, मैंने तो अपने लिए कहा है कि मेरा दिमाग जो है ना वो कम हो गया है, मुझे बादाम खाने की जरूरत है कि मुझे नहीं याद। और निहाल हाशमी के ऊपर जो है वो बड़े बड़े जो है, मुझे कल मैंने बल्कि देखा, मुझे अफसोस हुआ। मैंने मजहर अब्बास साहब की भी ट्वीट्स देखी, उन्होंने निहाल साहब के लिए जो है वो क्या ट्वीट्स की हुई थी और फवाद चौधरी साहब के जो है वो मामले पर क्या ट्वीट्स कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा। इसी तरह के मामला हमारे पर जरा भट्टी साहब की मेहरबानी जरा ज्यादा रही है ना, तो अगर कोई की होगी तो मुझे याद नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब जो जहां तक तोशा खाना की बात है और केसेस की बात है, भट्टी साहब आज आप और मैं दोनों यहां पर जो है ना बिल्कुल टीवी प्रोग्राम में बात नहीं करते। आपका बहुत ताल्लुक है इमरान खान साहब के साथ, आपका डायरेक्ट जो है राब्ता भी है। उन्हें कहे स्टे उठवा लें, जहां जहां जिस अदालत में जाके जिस केस पर उन्होंने स्टे लिए हुए हैं ना वो स्टे उठवा लें। बाकी काम मेरी हुकूमत का है, फिर मैं आपको जवाब लेके दे दूंगी। तोशा खाना के ऊपर पिछली फेडरल कैबिनेट के एक मिनट जो कैबिनेट है उसने जो है मंजूरी दे दी है उसको पब्लिक करने की इंशाल्लाह ताला। और किसी ने, मैं आपको चैलेंज करके कह रही हूं, अगर किसी वजीर आजम ने, वो मेरा वजीर आजम हो या पीपल्स पार्टी का या किसी और का, अगर किसी ने तोशा खाना को कारोबार बनाया, अगर किसी ने तोशा खाना के पैसे जो है गिफ्ट बेचकर चोर बाजारी के अंदर जो है और उसके अंदर मुनाफा कमाया और फिर वो मुनाफा छुपाया भी, तो बिल्कुल जो सजा होगी ना वो हम भुगतेंगे। दूसरी बात जो आपने की कि जी वो आपने कहा था असेंबली जो है वो आप तोड़ दें और हम इलेक्शन करा देंगे, तो इमरान खान साहब को तो फिर लॉलीपॉप देना चाहिए। इमरान खान साहब तो बहुत काके चुनने, जो मर्जी कह लो मान लेते हैं। अब हम उनको फिर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के हालात नहीं है इस काबिल, नहीं होता इलेक्शन, अब आप सुकून से बैठिए, फिर आप उनको सुकून से बिठवा दें। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। वक्त खत्म हो गया जी सेगमेंट का, मैं वक्त खत्म हो गया। शाखावर साहब का, अज़मा बुखारी साहबा का और इरशाद भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। चुना काका तो कोई भी नहीं जी, सियासत से ही होती है, पावर पॉलिटिक्स के लिए होती है, पावर गेन करने के लिए होती है, उसके लिए तो फिर बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं। वो लोग भी करते हैं जो कि ये कहते हैं कि नहीं हम तो उसूलों की सियासत करते हैं, नहीं, जब वक्त आता है तो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं। इमरान खान साहब ने भी किए, गो के अलग बात है कि वो प्रोफेस कुछ और करते हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। एक ब्रेक के बाद जब आएंगे, आपने सुना था कि स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बात होते हैं, लेकिन यहाँ तो जो करेंसी का मार्केट है वहाँ पर आज जो उड़ान भरी है डॉलर ने, एक तरह से कहा जा रहा है कि वही दुरुस्त कोर्स था जो कि अडॉप्ट किया जा रहा है। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर फारूक सलीम साहब से बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हर कोई कंसर्न अपना शो करता रहा है। हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर भी इस प्लेटफॉर्म से बहुत दफ़ा कहा है कि दिगरगू हालात हैं। फाइनेंशियल टाइम्स जैसा इदारा ये कह रहा है कि मईशत डूबने के असरात मौजूद हैं और इंडिकेशन है कि हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन आज एक अच्छी खबर ये आई है कि IMF ने एग्री कर लिया है कि वो पाकिस्तान, उनकी टीम आएगी और नवा रिव्यू जो है वो होगा। और उम्मीद की जा रही है कि अगर रिव्यू की सारी कंडीशंस हमने मीट कर ली और मामला तय पा गए तो पाकिस्तान को ट्रांच मिल जाएगी। और उस ट्रांच का शायद अमाउंट फिगर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी प्री कंडीशन होती है
अगर वो मिलेगी तो जारी बात है आपको दीगर डोनर एजेंसीज भी आप पे पैसा पूल इन कर सकती हैं, आपको कर्ज मिल सकता है और दोस्त ममालिक भी ये कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, है और शायद रहेगी भी। लेकिन बदकिस्मत बात यह है कि पहले डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब थे, फिर जनाब इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाए। जब इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाए तो वो क्या कहते रहे, डॉलर की एक्चुअल वैल्यू क्या हो, खाकसार के प्रोग्राम में वो क्या कहते रहे, मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर सुनिएगा। पहले 2 दिन में पैगाम दे दिया है, आपका रुपया बेहतर होना शुरू हो गया है। कब तक का फिर आपका टारगेट है कि ये 200 रुपए से नीचे आ जाएगा विदाउट इंटरवेंशन डॉलर? मैटर ऑफ डेज, दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं है। आपने देखा है जनाब इसहाक डार मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर क्या कहते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, ज़रा चीज़ों को स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए, बड़ा कंसर्न है एक आम आदमी से लेकर एक बहुत ही बड़े आदमी तक, फाइनेंशियली जो बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट है और एक अमीर आदमी है, वो उसके भी ये कंसर्न है कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन लेस तो नहीं है, क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब हो क्या रहा है? ये जो अब हो रहा है, एक फ्री फ्लो आया है डॉलर का और वो वैल्यू जो है ओपन मार्केट में वो 265-70 पे चली जाएगी या 75 पे चली जाएगी, 275 रुपये पे। नाउ इज दिस द एक्चुअल वैल्यू? और अगर इस तरह होगा तो हमारी मईशत को ये झटका लगेगा, कड़वी, इट्स अ बिटर पिल, या आपको लगता है ये कोर्स करेक्शन है, ये जरूरी है? जी वही साहब, बहुत सारे सवाल इकट्ठे पूछ डाले हैं आपने जी। पहली बात है कि आज जो कुछ हुआ है, ये हमारी जो माशी पॉलिसी थी जो आज से 5-6 महीने पहले मुरतब की गई थी, जिसमें ये पॉलिसी बनाई गई थी कि रुपए को मसनूई तरीके से उसकी कदर को रोक के रखा जाएगा, ये उसका नतीजा है। वो मैं समझता हूँ कि गलत पॉलिसी थी, उसके नतीजे में हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और पाकिस्तान में रहने वालों को उसकी एक और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझ रहा हूं कि आज के इकदामात के बाद, खासतौर पे ये जो एक्सचेंज रेट के हवाले से किए गए हैं, इसके बाद IMF का दरवाजा खुलता नजर आ रहा है। आपने अपने इब्तदाई में बताया कि IMF का मिशन आ रहा है, 9 दिन की कमिटमेंट की है। इसका मतलब है कि वो सीरियस हैं बिजनेस करने के लिए। जो बाकी चीजें हैं उसमें मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लेन देन हो सकता है। वहां से अगर कहा जाएगा कि 10 रुपए के बिजली के रेट बढ़ाने हों, पाकिस्तान कोई 4 रुपए से शुरू करेगा तो हो सकता है 6-7 रुपए से कहीं ना कहीं सौदा हो जाए। इसी तरह गैस में भी कोई 40-50% बढ़ाने के बाद कुछ ना कुछ मामला जो है वो तय हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमत, मेरा तखमीना ये है कि 18-19 रुपए फी लीटर जो है उसमें इजाफा आएगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि अगले चंद हफ्तों में जो बोझ है, जो महंगाई की शरह है, वो मजीद बढ़ेगी। अभी हमें जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो बता रहा है कि महंगाई की शरह कोई 25% के करीब है। मेरा अंदाजा तखमीना ये है कि इसमें कम से कम 15% आप जमा कर लें, महंगाई जो है वो 40% पे जाएगी। लेकिन जिसको हम वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि वन टाइम ब्लिप, मेरा ख्याल ये है कि ये एक दफा महंगाई की शरह बढ़ेगी और उसके बाद ये महंगाई का तूफान जो है वो थमना शुरू हो जाएगा। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारी कीमतें जो है आलमी मंडियों में, जैसे तेल की कीमत जो है वो $120 की बैरल हुआ करती थी, अब वो 80-85 पे आ गई है। खाने बनाने का तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो 7,000 रिंगिट था पर टन, अब वो 4,000 रिंगिट पे आ गया है। तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रिलेटिव स्टेबिलिटी, यानी कि कदरे बेहतर इस्तेहकाम की उम्मीद रखे बैठा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आपके नज़दीक ये अब 2 वज़राए ख़जाना आपस में उलझे भी, बातें सामने, फिर क्या ये समझा जाए कि डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल की पॉलिसी दुरुस्त थी कि आप कैप नहीं कर सकते, डॉलर की जो वैल्यू है उसको आर्टिफिशियली रोक नहीं सकते, और इस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट आया, आपने भी इसको पॉइंट आउट किया। तो पाकिस्तान के लिए पिछले 8 महीनों में आपकी नज़र में, हाइंडसाइट से अब जब आप देख रहे हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग, गलत क्या हुआ इन पिछले 8 महीनों की अगर हम बात करें तो? देखिए मुनीब साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये माशी मसाइल को हमारे यहाँ सियासी बना दिया जाता है। एक हुकूमत आती है, उसके जो माशी पॉलिसीज अगर वो गलत इख्तियार करती है उसका मलबा भी पहली वाली हुकूमत पे डाल दिया जाता है। जो पहली वाली हुकूमत है, हमने देखा जो PTI की हुकूमत 44 महीने रही थी, उसके दौरान आपको याद है कि 44 महीने में कोई 4 तो वज़राए ख़ज़ाना तब्दील हुए।
कोई 6-7 दफा जो है वो FBI का चेयरमैन तब्दील हुआ और आखिर में आके इमरान खान साहब ने सारा मलबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातें जो हैं ये किसी किस्म का जो बुनियादी एक माशी चार्टर है, जिसको एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहा जा रहा है, उसके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद करें और कोई इत्तफाक राय पैदा कर लें। क्योंकि जब तक तो सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा और अगर एक पार्टी ये सोचती रहेगी कि सियासी इंतशार जो है वो उनके सियासी फायदे में है, सियासी मुफाद में है, तो फिर ये माशी इस्तेहकाम आना जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप सोचिए कि 5 साल गुजरे हैं और 5 साल में 6 वज़राए खजाना बदल डाले, 4 वज़राए खजाना आए थे PTI की हुकूमत के दौरान और 2 बदल किए हैं पिछले कोई 8-9 महीनों। ठीक, अच्छा, टुवर्ड्स द वेरी एंड मुझे ये बता दें डॉक्टर साहब कि जो रस्ता तेल मिल के मामलात हैं और कहा जा रहा है कमर्शियल एग्रीमेंट्स 2-3 महीने में साइन हो जाएंगे, इसका इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की मईशत के ऊपर? ऑब्वियसली सस्ता तेल, वन वी से सस्ता तेल, तो आम आदमी ये सोचता है कितना सस्ता तेल और वो कैसे होगा, हाउ डज इट वर्क? अगर आप उस पर थोड़ी सी ब्रीफली रोशनी डाल सकें तो। मुनीब साहब, ऑनेस्टली मुझे महसूस हो रहा है कि ट्रक की बत्ती है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि अगर हम $60-65 पे तेल ले भी लेते हैं तो वहाँ की जो फ्रेट है, जो किराए का खर्चा है, वो $19-20 से कम का नहीं होगा। तो जो हम अरब ममालिक से लेते हैं $80-85 का, उसमें $4-5 का फ्रेट आता है। अगर आप दोनों को जमा करें तो वो तकरीबन बराबर बन जाता है। फिर हमें जो हमारी रिफाइनरीज हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, उनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। वो रूस का जो तेल है उसको डीजल और पेट्रोल में नहीं बदल पाएंगे। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो ऑयल टैंकर्स हैं उसकी कमी है रूस के पास, वो अपना तेल जो है बहुत सारे ममालिक में टैंकरों की बुनियाद के ऊपर नहीं पहुंचा पाएगा। चौथा बड़ा इशू ये है कि रूस से जो निकल रहा है वो बगैर इंश्योरेंस के निकल रहा है क्योंकि एक माफिया है इंश्योरेंस कंपनीज का मगरबी ममालिक में, वो रूस का तेल जो है उसको इंश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो ये 4-5 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनके नतीजे में मैं समझता हूं कि कोई खास फायदा पहुंचने वाला नहीं। ठीक, मैं अपने मेहमान जनाब डॉक्टर फारूक सलीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जी। मईशत के हालात ज़रूर वरिंग है, लेकिन एक लाइट है जो हमें नज़र आ रही है ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल के मामलात शायद बेहतर हों। IMF की 9th रिव्यू की पाकिस्तान को ज़रूरत है, उस ट्रॉन्च की भी ज़रूरत है। हालात मुश्किल हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए शायद अब ये ज़रूरी हो गया। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफ़िज़।